हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ सीटेट यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर चर्चा कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी ध्यान रखिएगा किस सेगमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर चर्चा कर रहे हैं। तो हम यहाँ ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर चर्चा कर रहे हैं। ज्योग्राफी मीन्स भूगोल, और भूगोल सीटेट के किस खंड में शामिल है? तो जो सीटेट का प्रश्न पत्र 2 है, कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए है, उसमें जो सामाजिक विज्ञान खंड है, सामाजिक विज्ञान खंड के अंतर्गत भूगोल को शामिल किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सामाजिक विज्ञान प्रश्न पत्र 2 कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए इसमें क्या शामिल है? भूगोल विषय भी शामिल है। इसलिए हम भूगोल विषय की पीवाईक्यू पर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि इसके पीवाईक्यू पर जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, इन सभी चैप्टर्स पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसमें से काफी वीडियोस हमने तैयार किए हैं जिसमें हमने पीवाईक्यू पर चर्चा किया है या विगत वर्षों के भूगोल से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा की है। उसी सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज देखते हैं हमारे पहले प्रश्न को। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में, ध्यान रखें, खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? मिनरल्स, खनिज, इसके संबंध में सही नहीं है। तो प्रश्न ध्यान रखिएगा क्या पूछा जा रहा है? सही नहीं है। क्योंकि हमने लगातार अभी तक जितने भी प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं, अगर उसमें हमने 100 प्रश्न भी डिस्कस किए हैं तो उसमें लगभग 98 प्रश्न कैसे पूछे गए हैं कि कौन से कथन इसके संदर्भ में सही हैं। किसी भी विषय के बारे में प्रश्न क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए, सही कूट का चुनाव कीजिए। लेकिन इससे पहले वाली एक वीडियो थी जिसमें हमने चर्चा किया था किसके संदर्भ में कि सही नहीं है पर भी प्रश्न फ्रेम किए जा रहे हैं। इसलिए आपको प्रश्नों को ठीक से समझने की जरूरत है, ठीक से पढ़ने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में पढ़कर निकल जाएं कि संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन खनिज के संदर्भ में सही है। तो ध्यान रखिएगा, आपको प्रश्न को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अब पूछा क्या जा रहा है? खनिज के बारे में सही नहीं है। देखिए, पहला कथन क्या है? सभी खनिज आध्यात्मिक होते हैं। दूसरा है, यह प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ है। तीसरा है, इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। और डी है, ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं। ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न सीटेट 2019 में पूछा गया था। अब इंपॉर्टेंट बात खनिज के बारे में यदि हम चर्चा करें तो खनिज पृथ्वी के भीतर कई शैल परतों के बीच में, कई गहन वेदन में, या कह सकते हैं कि बहुत ही गहराई में, पृथ्वी के भीतर बहुत ही गहराई में कई प्रकार के खनिज अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं। खनिजों का जो वितरण है पृथ्वी में एक समान नहीं है। अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार के जीवाश्म, किस प्रकार की वनस्पतियां कैसी, कहां पर दबी, कितनी संख्या में दबी, कितनी मात्रा में, ये कितनी गहराई में है, इस आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के खनिजों का वितरण मिलता है। ठीक है, और वैश्विक लेवल पर भी विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। भारत में भी बहुत से खनिज हैं। तो हो सकता है कि खनिज के संदर्भ में भारत के बारे में या भारत को लेकर कोई प्रश्न फ्रेम किया जा सके। इसलिए आपको भारत के मैप में खनिजों को ठीक से पढ़ना है और ठीक से देखना है। फिलहाल बात करते हैं इस प्रश्न की। तो ध्यान रखिए, जो खनिज पदार्थ है या जो खनिज है वे धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के होते हैं। खनिज में जब हम धात्विक की बात करते हैं तो उसमें लौह तत्व या लौह अयस्क या अन्य प्रकार के अयस्क, बॉक्साइट वगैरह, ये सब क्या होते हैं? पाए जाते हैं। तो इस तरीके के खनिजों को हम धात्विक खनिज कह देते हैं। कुछ ऐसे भी खनिज हैं जो अधात्विक खनिज कहलाते हैं, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो खनिज है वे कैसे होते हैं? धात्विक भी होते हैं और अधात्विक भी होते हैं। इसमें क्या लिखा है? सभी खनिज अधात्विक होते हैं। तो पहला कथन ही गलत हो जाएगा क्योंकि सभी खनिज अधात्विक नहीं होते। कुछ खनिज कैसे होते हैं? धात्विक होते हैं और कुछ खनिज अधात्विक होते हैं। ठीक है, चलिए अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि धात्विक खनिज में कौन कौन सी चीजें आएंगी और अधात्विक खनिज में कौन कौन सी चीजें शामिल हो जाएंगी खनिजों के संदर्भ में। ठीक है, चले, दूसरा कथन क्या है? ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ है। बिल्कुल सही बात है, जो खनिज है वे प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थों में से ही है। सी, इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। बिल्कुल सही बात है। हम आप किसी भी खनिज का नाम ले लीजिए, हर एक खनिज का अपना एक निश्चित रासायनिक संगठन होगा, चाहे वे कुछ भी हो। ध्यान रखिए। ठीक है, जैसे हम अलग अलग इन्हें क्या कहते हैं, इनके नाम से डिनोट भी करते हैं, इनके अलग अलग सिंबल के नाम से हम जानते हैं। इनका अपना अलग एक फॉर्मूला होता है जिससे क्या कहा गया है? रासायनिक संगठन। ठीक है,
ध्यान रखें। और डी ऑप्शन है, ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं, यानी बिल्कुल अलग अलग प्रकार की जो भूवैज्ञानिक परिस्थितियां हैं, यानी पृथ्वी के भीतर कैसी स्थितियां हैं, तो इन्हें अलग अलग परिवेश में ये निर्मित होते हैं। इस वजह से इनका जो वितरण है वह भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि पूरी पृथ्वी में एक जगह पर एक समान का सारा खनिज प्राप्त हो। ठीक है, तो यहाँ पर खनिज के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं था, केवल जो प्रश्न ए है वो हमारा ऑप्शन ए है, यही खनिज के संदर्भ में सेंटेंस सही नहीं था, क्योंकि खनिज केवल आध्यात्मिक नहीं होते हैं, जो खनिज है वे धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान कीजिए, यानी ऊर्जा जो इसका सोर्स है वह कहां से आया है। ठीक है, देखिए पहला कथन क्या है, यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, यानी आप मानकर चलिए कि हमारे पास जो ऑप्शन में 4 ऑप्शन है इनमें से यह परंपरागत ऊर्जा का स्रोत होना चाहिए, ट्रेडिशनल एनर्जी का सोर्स होना चाहिए, बहुत पहले से यह चला आ रहा है। ठीक है, बी है, यह ऊर्जा स्रोत एक निर्मुक्त होती है। ठीक है, माफ कीजिएगा, दूसरा कथन क्या है, यह ऊर्जा स्रोत तक निर्मुक्त होती है जब परिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। ध्यान रखिएगा, तब इस ऊर्जा सोर्स के बारे में कहा जा रहा है कि यह तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को, यानी पृथ्वी के भीतर बहुत गहराई में जो तेल दबा हुआ है, इस अपरिष्कृत तेल को जब धरातल पर लाया जाता है तब यह एनर्जी क्या होती है, यह जो ऊर्जा सोर्स है ये निर्मुक्त होता है। अब ये किसके बारे में कहा जा रहा है, ऑप्शन ए है मोम, ऑप्शन बी है बायोगैस, ऑप्शन सी है प्राकृतिक गैस और ऑप्शन डी है भूतापीय ऊर्जा। यह प्रश्न सीटेट 2018 में पूछा गया था। देखिए कुछ सोर्सेस है जैसे बायोगैस, जैसे भूतापीय ऊर्जा, इन्हें आप हटा ही सकते हैं, क्योंकि सबसे पहली बात तो इसमें क्या, पहला सेंटेंस क्या है, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, यानी इन्हें किसी भी तरीके से यहां पर निर्मित नहीं किया गया। ठीक, तो परंपरागत ऊर्जा के जैसे स्रोत आप पहले सेंटेंस को ही पढ़ते हैं तो आप इनमें से कुछ चीजें एलिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम दूसरे वाले सेंटेंस को पढ़े, इसमें क्या लिखा है, अपरिष्कृत तेल, जैसे ही बात आती है कि अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाने के बाद इस ऊर्जा की निर्मुक्ति होती है, तब भी आपको टिक लगा देना चाहिए ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस, क्योंकि जो प्राकृतिक गैस है वह तब कैसी ऊर्जा के स्रोत है, जो हम गहराई पर, बहुत अधिक गहराई में पृथ्वी की, चूंकि जो प्राकृतिक तेल है या कहें जो प्राकृतिक सोर्सेज है या जो भी पेट्रोलियम पदार्थ है, ये पृथ्वी में बहुत गहराई पर है। इन्हें खोदने के लिए, इनकी खुदाई के लिए, इन्हें बाहर निकालने के लिए हमें बहुत ही गहराई की लंबे कूपक बनाने होते हैं। ध्यान रखिएगा, कूपक बनाने होते हैं। तो इस वजह से जो प्राकृतिक गैस है यही क्या है, एक तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, और अपरिष्कृत तेल को या अपरिष्कृत तेल को जब धरातल पर निकालते हैं उसके बाद ये ऊर्जा की, यहाँ से ऊर्जा की निर्मुक्ति होती है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या है, सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। गैर परंपरागत यानी नवनिर्मित आप कह सकते हैं, और अभी अभी जिसका निर्माण किया गया हो, या आप कह सकते हैं जिसका निर्माण किया गया हो। प्राकृतिक रूप से, पारंपरिक रूप से हमें यह प्राप्त नहीं होता। हमारे पास ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन बी है सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी है कोयला और ऑप्शन डी है ईंधन। देखिए हमारे चारों ऑप्शन के यदि आप देखें, यह प्रश्न सीटेट 2018 में पूछा गया था। तो देखिए अगर हम इसके चारों ऑप्शन को देखें तो आप ऑप्शन से ही समझ पाएंगे, ऊर्जा का गैर परंपरागत यानी एकदम लेटेस्ट है, इसे हमने यहां पर आकर जाना, अभी आकर जाना, ये प्राकृतिक रूप से पहले से इसके बारे में हम नहीं जानते थे। ठीक है, तो आप किसका उपयोग मानेंगे इन चार ऑप्शन में से जो गैर परंपरागत स्रोत के रूप में है। देखिए प्राकृतिक गैस ये तो एक परंपरागत स्रोत के रूप में है एनर्जी का, कोयला की बात करें यह भी एक परंपरागत स्रोत के रूप में है, ईंधन भी एक परंपरागत स्रोत के रूप में है, लेकिन जो सौर ऊर्जा है हमारा ऑप्शन बी, यह क्या है, ये हमने जाना कि जो सूर्य की किरणें हैं उनका उपयोग करके भी हम सोलर पैनल के इस्तेमाल से सौर ऊर्जा को एकत्रित कर सकते हैं, और सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करके हम विद्युत वगैरह की जो आपूर्ति है इसे सुनिश्चित कर सकते हैं। सोलर एनर्जी एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, एक तो अक्षय ऊर्जा का स्रोत है, अक्षय ऊर्जा का स्रोत है, और दूसरी बात कि इसमें आप कम कॉस्ट लगाकर भी ज्यादा एफिशिएंसी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि अभी इसकी कॉस्ट ज्यादा है, कई क्षेत्रों में ऐसा देखा गया है कि इसकी वजह से हम
इसकी जो पैनल है इनका खर्चा बहुत अधिक आता था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे इस पर लगातार नवाचार हो रहे हैं और जैसे इसमें इनोवेशन हो रहे हैं वैसे वैसे इसकी प्रौद्योगिकी का जो खर्च है उसे कम किया जा रहा है, ताकि अब सामान्य व्यक्ति भी अपने घर पर ऊपर सोलर पैनल का इस्तेमाल करके सौर ऊर्जा के माध्यम से एनर्जी को सेव करे और एनर्जी का इस्तेमाल करे, ताकि जो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं, चाहे वे कोयला हो, चाहे वे ईंधन हो, चाहे और कोई भी चीज हो, जिससे कम से कम जिसका इस्तेमाल हो सके। क्यों? क्योंकि जो कोयला है, जो प्राकृतिक गैस है, ये सब क्या है? ये गैर नवीकरणीय संसाधन है या अनवीकरणीय संसाधन है। एक बार ये खत्म हो जाएंगे, एक बार इनका यदि इस्तेमाल हो जाता है तो दोबारा इन्हें निर्माण करने के लिए ये कई हजार वर्षों की प्रक्रिया के बाद इनका निर्माण होता है। और ऐसा हो सकता है कि जितनी मानव समुदाय या मानव जाति या मानव का जो इतिहास है, जितने साल तक ये चले, उससे भी कई हजारों वर्षों तक समय लगे इन संसाधनों को वापस से निर्मित होने में। तो ध्यान रखिएगा, इनके बचाव के लिए भी और वैश्विक तापन को कम करने के लिए भी, क्योंकि जो जैसे जैसे वातावरण में CO2 की मात्रा बढ़ रही है, हम जैसे जैसे पेट्रोलियम पदार्थ का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो CO2 की मात्रा वातावरण में बढ़ रही है, या आप कह सकते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट को ये ट्रिगर कर रही है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। तो इसे कम करने के लिए भी हम अक्षय ऊर्जा एनर्जी की ओर या अक्षय ऊर्जा स्रोतों को अपना रहे हैं, जिसमें सबसे बेस्ट जो अभी फिलहाल इंडिया में है, जिसको हम काफी प्रमोट भी कर रहे हैं, वो है सोलर एनर्जी या सौर ऊर्जा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है, जो ऊर्जा का क्या है? गैर परंपरागत स्रोत है, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं, इस प्रकार के खनन को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं, और इस प्रोसेस को, खनन की इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? हमारे पास ऑप्शन है विवृत खान खनन, उत्खनन, कूपकी खनन या प्रवर्धन। सीटेट 2016 में यह प्रश्न पूछा गया था। देखिए, इतने पुराने प्रश्नों को यहाँ पर लाना, इसके बारे में चर्चा करने का मुख्य मकसद यही है कि जब हम इसे डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं आप इस टॉपिक को ठीक से समझ पाते हैं, इस टॉपिक का आप ठीक से अध्ययन कर पाते हैं, और यह आपके लिए और बेहतर है, ताकि एक टॉपिक आप जान पाए, तो इससे आने वाले जो भी प्रश्न होंगे सीटेट के एग्जाम में, उन्हें आप आसानी से हल कर पाए, ठीक है। अब देखिए, हमारे पास ऑप्शन की यदि हम बात करें, पहली बात तो प्रश्न को ठीक से पढ़ना है। प्रश्न में क्या है? अधिक गहराई खनिज निक्षेपों को निकालने के लिए आप कौन से खनिज निक्षेप जो पृथ्वी में बहुत अधिक गहराई पर हों? सबसे पहले वे खनिज जो ऊपर की सतह पर पाए जाते हैं, उन्हें बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, और ऐसी जो खनन प्रक्रिया है उन्हें आखनन भी हम कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक ऊपर की लेयर हटाकर कुछ खनिजों को बाहर निकाला जाता है, और वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? विवृत खान या खनन कहलाती है। तो ऊपर की जब एक लेयर हटा के निकालते हैं खनिजों को तब। लेकिन जब बहुत अधिक गहराई में हम खनिज पदार्थों को या ऐसे तत्वों को निकालते हैं, या इनका हम विभेदन करते हैं, या आप तो कह सकते हैं इसे भेदन, गहन भेदन, ठीक है, जब हम करते हैं, तो इस पूरी प्रोसेस के लिए हम क्या तैयार करते हैं? हम गहरे बड़े बड़े छिद्र तैयार करते हैं, जिन्हें कूपक कहा जाता है, और इस प्रकार के खनन को कूपकी खनन कहा जाता है। और इस प्रकार के खनन को क्या कहा जाता है? कूपकी खनन कहा जाता है। बहुत गहराई तक किसे प्राप्त करने के लिए? ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम पदार्थ। तो ये चूंकि पृथ्वी में बहुत नीचे है, बहुत अधिक गहराई पर है, तो इन्हें निकालने के लिए या इनके निक्षेपों को निकालने के लिए, ऐसे खनिज निक्षेपों को बहुत गहराई से निकालने के लिए जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है खनन की, उसे कूपकी खनन कहा जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या होगा? सही जवाब होगा। तो ध्यान रखिएगा, खनन की अलग अलग प्रोसेस है, कितनी गहराई में कौन सा खनिज है, कैसे उन्हें निकालना है, किस प्रक्रिया के द्वारा निकालना है, ये सभी खनिज पदार्थों के भीतर शामिल हो जाते हैं। जितने भी खनिज है, चाहे वो वर्ल्ड वाइड हो और इंडिया में, आप उन्हें मैप पे लोकेट करें, और आप ध्यान से उन्हें ठीक से देखें कि किस खनिज का लोकेशन कहाँ पर है, किस प्रक्रिया के माध्यम से उस खनिज को कहाँ से निकाला जाता है, और इन खनिजों के जो भी अयस्क हैं उनके बारे में भी ठीक से जान लें, ताकि जब आप प्रश्न में या एग्जाम में कोई ऐसा प्रश्न फ्रेम किया जाता है खनिजों के संदर्भ में, तो आप उसे डील कर पाएं, आप उसे हल कर पाएं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने खनिज से संबंधित और इनसे जुड़े हुए कुछ खास प्रश्नों को समझने की कोशिश की, जो आपके लिए आने वाले एग्जाम में कुछ सहायता करेंगे, ताकि आप प्रश्नों को आसानी से हल कर लें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ खास प्रश्नों के साथ। तब तक आप पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। शुक्रिया।